नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। आज मैं अपना आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस श्रृंखला को लेके आए हुए हैं। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे जो सिख राज्य हमारा है उसका अगला पार्ट कब आएगा, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो है यहाँ पर जो सिख राज्य था उसका जो बचा हुआ शेष भाग था आज मैं उसको लेके आया हुआ हूँ। तो आप लोग जो है सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पर हुआ क्या था। शायद सिखों के गुरु हमारे हो गए थे और सिखों के हमने जो है 10 गुरुओं की बात कर दी थी। जो 10वें गुरु हमारे गुरु गोविंद साहब थे। गुरु गोविंद साहब के समय में एक युद्ध होता है जिस युद्ध को हम लोग कहते हैं नादेड़ का युद्ध कहते हैं। नादेड़ के युद्ध में होता क्या है कि नादेड़ का युद्ध वैसे जो है 1690 में होता है और नादेड़ के युद्ध में क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे वो जीत जाते हैं। जीतने के पश्चात जो भी चीज़ें सिख साम्राज्य में हुई हैं आज हम लोग उन पे बात करने वाले हैं। तो होता क्या है, जब ये गुरु गोविंद सिंह जो है नादेड़ का युद्ध जीत जाते हैं, जीतने के पश्चात करते क्या है कि एक ये जो है खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, खालसा पंथ का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह स्थापित करते हैं 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना हो जाती है और खालसा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इसका अर्थ होता है शुद्ध या विशेष। खालसा का मतलब होता है, तो आपसे मिल सकता है कि खालसा का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे शुद्ध होता है या फिर विशेष होता है। इसी समय गुरु गोविंद सिंह करते क्या है कि एक अपने जो इन लोगों के अनुयायी हैं इन अनुयायियों की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए करते क्या है कि अचानक से अपने अनुयायियों को गुरु गोविंद सिंह बैसाखी के अवसर पर कहाँ पर बुला लेते हैं, केसगढ़ में बुला लेते हैं। अचानक बुलाते हैं, बड़ा ही रहस्यमय ढंग से जो है इनकी परीक्षा होती है कि कौन कौन से जो है इस पंथ को मानते हैं या सिखों के धर्म को मानते हैं। तो होता क्या है कि जब ये बुलाते हैं तो यहाँ पर 5 लोग जो है आते हैं। 5 लोग जिनको हम लोग जो है पंच प्यारे कहते हैं। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पंच प्यारे के अंतर्गत कौन आता है कौन नहीं आता है, तो ये पंच प्यारे यहाँ पर आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है पंच प्यारों में से कौन कहाँ से आया था, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कौन कहाँ से हैं। तो इनके नाम आपको जो है यहाँ पर याद रखने हैं और ये इस पर्पज़ से आते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जो यानी सिखों के 10वें गुरु हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इससे क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह बड़ा प्रभावित होते हैं और इन लोगों को जो है इस धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन है पंच प्यारे के अंतर्गत। एक हमारे यहाँ पर लाहौर से आते हैं जिनका नाम है दयाराम खत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि दयाराम खत्री जो पंच प्यारे हैं कहाँ से आए थे, तो लाहौर से। वर्तमान में तो लाहौर हमारा जो है पाकिस्तान में है, लेकिन पहले जो है ये हमारा भारतीय में था। एक जाट हैं जिनका नाम है धर्मदास, ये आए हुए थे। जाट का क्षेत्र हमने आपको बता दिया हुआ था, जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है वो हमारा जो है वहाँ पर जाट है। उसके बाद द्वारका से आए हैं मोहकम चंद्र छिम्बा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मोहकम चंद्र छिम्बा इनका नाम ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ से आए हुए हैं हिम्मत भीवर, इनका नाम याद रखना है। हिम्मत भीवर का नाम याद रखना है। और दिल्ली से आए हैं कौन, साहब चंद्र। ये लोग जो है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बुलाने पर आते हैं। जब आते हैं तो इन्हीं को गुरु गोविंद सिंह पंच प्यारे कह देते हैं, क्योंकि ये लोग सिखों के 10वें गुरु की आज्ञा का एज इट इज पालन करते हैं। अब जब यहाँ पर होता है, जब ये लोग आ जाते हैं, इसी के दौरान एक हमारे यहाँ पर सिखों में एक प्रथा चलती है कि सिखों में जो पुरुष होगा वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएगा और जो महिला होगी वो अपने नाम के आगे कौर लगाएगी। इसी के बाद क्या होता है कि सिंह और कौर लगाने की प्रथा का प्रचलन चालू हो गया था। यहीं पर ये होता है, ठीक, केसगढ़ में होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, अब एक जो हमारा नादेड़ का युद्ध हो गया था, अब नादेड़ के बाद एक हमारा युद्ध होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आनंदपुर का युद्ध। आप जानते हैं कि ये जो धर्म है ये ख़ास तौर से मुग़लों के प्रतिरोध के लिए बना है, या मुग़लों के जो है हमारा जो है विरोध में है। तो
तो ये बात यहाँ पर जो है मुग़लों को बड़ा चुभ रही है कि सिख लोग इतना ज़्यादा जो है ये कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको जो है इस धर्म को दबाता हुआ जो मुग़ल शासक हैं इनको जो है दबाने की कोशिश करेंगे, कई युद्ध करेंगे। कई युद्ध में जो है जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये हारेंगे, अपने पुत्रों को भी खोएंगे। और लेकिन अंततः होता क्या है कि जैसे जैसे औरंगजेब हमारा जो है शासक कमज़ोर होता चला जाएगा और उत्तर मुग़ल काल की तरफ आ जाएंगे, तो होता क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जो है अंततः जीत अपनी पा लेते हैं। पाने के पश्चात अपना जो है सिख धर्म की स्थापना यहाँ पर करेंगे। तो ये आनंदपुर का युद्ध आपसे पूछा जा सकता है कि आनंदपुर का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान रखिए, आनंदपुर के 2 युद्ध हुए हैं। आनंदपुर का पहला युद्ध 1701 में होता है और आनंदपुर का दूसरा युद्ध जो है 1704 में होता है। आनंदपुर का युद्ध होगा किसके किसके बीच में, तो जाहिर सी बात है अगर प्रत्यक्ष रूप से देख लेंगे तो जो हमारे पहाड़ी शासक थे यानी जो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में शासक थे उनके विपरीत में होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से देख लें तो ये गुरु गोविंद सिंह के अपोजिट में होगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने जो है इन पहाड़ी राजाओं की जो है मदद की थी और दूसरी तरफ हमारा कौन होगा, मुग़ल। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है मुग़ल और पहाड़ी सेना के बीच में होगा। मुग़लों का नेतृत्व करने वाला हो जाएगा भीमचंद्र हो जाएगा। इस युद्ध में होता क्या है कि जो दूसरा युद्ध होता है, इसी दूसरे युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के जो 4 लड़के होते हैं, 4 लड़कों में से 2 लड़के और उनकी पत्नी यहाँ पर जो है बंदी बना ली जाती हैं। 4 लड़कों में एक हमारे यहाँ पर है जोरावर सिंह और दूसरे हैं फतेह सिंह और इनकी माँ, ये जो है बंदी बना ली जाती हैं औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब यहाँ पर क्या कहें कि जो औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कर रहा है, जिसका नाम यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है भीमचंद्र, इसके द्वारा यहाँ पर बंदी बना लिए जाते हैं। बंदी बनाने के पश्चात इनको जो है सरहिंद लाया जाएगा। सरहिंद जब इनको लाया जाता है तो सरहिंद में क्या कहा जाता है कि आप जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार करिए, लेकिन ये इस्लाम धर्म को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। कौन, जोरावर सिंह और हमारे जो है फतेह सिंह। जब नहीं करते हैं तो औरंगजेब करता क्या है कि इनको जो है दीवार में चिनवा देता है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनको मरवा देता है। और ये तारीख हमारी जो है इनके चिनवाने की कब होती है, तो ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1704, और कहीं कहीं पर भी ये जो है आपको 26 दिसंबर भी मिलेगा। और ये बात हम इस वजह से बता दे रहे हैं क्योंकि जो ये हमारे जोरावर सिंह हैं और फतेह सिंह हैं, इनकी इसी यादगार में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इस वजह से दोनों डेटें आपको पता होनी चाहिए। जो डेट मिले वो आपको करनी है, जो नहीं मिले उसका कोई मतलब ही नहीं है। वैसे अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन अब हमको 26 दिसंबर से ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कई परीक्षाएं वगैरह होती हैं जिसमें होता क्या है कि इधर का उधर कर देते हैं, तो इस वजह से आपको 27 दिसंबर भी मिल सकता है। सन आपको पता होना चाहिए 1704 की बात है। जब जोरावर सिंह और फतेह सिंह यहाँ पर मार दिए जाते हैं तो जो इनकी माँ वहाँ पर बंदी हैं वो भी क्या हो जाती हैं, अपने पुत्रों को जो है चिनवाते हुए देखकर एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके वियोग में उनकी जो है स्वतः मृत्यु हो जाती है। तो ये 3 लोग यहाँ से क्या हो जाते हैं, इनका जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह तो बैठने वाले हैं नहीं, बदला तो ज़रूर लेंगे। इस वजह से लगातार गुरु गोविंद सिंह भी मुग़लों से जो है टक्कर लेते हैं। जब टक्कर लेते हैं तो अगला युद्ध हमारा होता है चकमौर का युद्ध। ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है चकमौर का युद्ध। चकमौर का युद्ध होता है 1705 में होता है। जब चकमौर का युद्ध होता है तो इसमें गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बचे हुए लड़के हैं, एक का नाम है यहाँ पर अजीत सिंह और दूसरे का नाम है जुझारू सिंह। अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी क्या होते हैं, इस युद्ध में मारे जाते हैं। जब ये मारे जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ से जो है भग जाते हैं और आगे की जो है प्लानिंग करते हैं। तो होता क्या है कि एक अगला युद्ध हमारा होता है खिदराना का युद्ध। खिदराना का युद्ध भी जो है हमारा कब होता है, 1705 में होता है। और इस युद्ध को गुरु गोविंद सिंह जीत लेते हैं और जो मुग़ल सेना है वो यहाँ पर क्या होती है, हार जाती है। तो आपसे यहाँ पर चकमौर का या खिदराना का युद्ध की डेट जो है पूछ सकते हैं। अब इतना होते होते होता क्या है कि जो हमारा आदि ग्रंथ लिखा गया था वो यहाँ तक कि आते आते क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि आगे जो है कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुग़लों के द्वारा धीरे धीरे क्या कर दी जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से इस युद्ध के बाद जो आदि ग्रंथ है इसका जो है पुनः संकलन किया गया है। तो आपसे पूछ देते हैं
कि आदि ग्रंथ का संकलन किस युद्ध के दौरान किया गया था, किस युद्ध के बाद हुआ था, कब हुआ था, तो खिदराना का युद्ध आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के 10वें गुरु हैं। 10वें गुरु होने के कारण इसी आदि ग्रंथ को दसम पातशाह का ग्रंथ भी कहते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेंगे दसम पातशाह का ग्रंथ किसको कहते हैं, तो आदि ग्रंथ को कहा जाता है, जो दोबारा बार हमारा जो है संकलन होता है। अब इसी दौरान होता क्या है कि इस तरफ तो ये खिदराना के युद्ध में हमारे जो है गुरु गोविंद सिंह जीत गए हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि औरंगजेब के जो पुत्र हैं उनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा है। उत्तराधिकार में अब ये थोड़ा सा जो है गुरु गोविंद सिंह यहाँ राजनीति करेंगे। राजनीति में करते क्या है कि गुरु गोविंद सिंह अगर इनके उत्तराधिकार में अगर किसी का साथ देते हैं तो साथ किसका देंगे, तो ये इनका बहादुर शाह का जो है बहादुर शाह का साथ देंगे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जब यहाँ साथ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मुगलों के जो अपोजिट है, अपोजिट वाला गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर घायल कर देगा। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह को घायल किसने किया था, तो इनका नाम याद रखना है हमको, अजीम खां ने घायल कर दिया था। जब घायल कर दिया था तो होता क्या है, ये बाद में जो है ठीक हो जाते हैं। उसके बाद ये अपना गुरु गोविंद सिंह अपना जो है उत्तराधिकारी चुनते हैं, किसको? बंदा बहादुर को। यही पंजाब में जो है सबको बुलाया जाता है और सबके सामने जो है बंदा बहादुर को अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। और ध्यान रखना, ये बंदा बहादुर जो है गुरु गोविंद को नांदेड़ में मिला हुआ था। नांदेड़ हमारा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनसे मिला हुआ था, मिलके बहुत खुश हुआ था और दोनों में बहुत लगाव हो गया था। इस वजह से गुरु गोविंद सिंह ने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वो किसको? बंदा बहादुर को नियुक्त किया था। बंदा बहादुर की टाइमिंग की अगर बात करोगे तो ये 1708 से 1716 तक की चलेगा। बंदा बहादुर का जो मूल नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जाते हैं कि इनके मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव या बचपन का नाम जो है लक्ष्मण देव। बाद में इसका नाम माधव दास होता है और उसके बाद इसको हम लोग बंदा बैरागी के नाम से भी जानते हैं। बंदा बैरागी इस वजह से कहते हैं क्योंकि गुरु गोविंद से मिलने के बाद बंदा बहादुर दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखा था, केवल जो भी गुरु गोविंद सिंह के कथन थे उन पर अपना चलने वाला था। इस वजह से इसको जो है इतिहासकार लोग जो है बंदा बैरागी के नाम से जो है जानते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 नाम मिल चुके हैं, लक्ष्मण देव मिल चुका है, माधवदास मिल चुका हुआ है और बैरागी मिल चुका है। ठीक, और ये बंदा बहादुर गुरु से कहाँ पर मिलता है? नांदेड़। नांदेड़ जगह आपको जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, गोदावरी नदी के किनारे आसपास देखने को मिलेगी। अब बंदा बहादुर होता क्या है कि ये सिखों का पहला जो है राजनीतिक नेता होता है। सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन सा होता है? बंदा बहादुर होता है, क्योंकि अभी तक के जितने भी हमारे जो है सिख गुरु वगैरह हुए हैं ये राजनीति के क्षेत्र में कम आए हुए हैं और शायद इसी वजह से जो है ये पीछे धीरे धीरे क्या हुए हैं, मुगलों से जो है टक्कर लेने में थोड़ा सा कह सकते हैं कि देर हुई, वरना जो है ये मुगलों से टक्कर ले सकते थे। तो बंदा बहादुर क्या हो जाएगा? इनका जो है पहला राजनीतिक नेता हो जाएगा। और इसने किया क्या था कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलवाए थे। जो गुरु नानक यानी जो सिखों के पहले गुरु थे और सिखों के जो अंतिम गुरु थे उसके नाम के सिक्के चलवाए थे। सिक्के चलवाने के साथ साथ में अपने राज्य में यानी पंजाब राज्य में जो सिख राज्य है वहाँ पर ये क्या करता है कि इन्हीं नाम की जो है मुहर भी चलवाता है। कौन? बंदा बहादुर चलाता है। ठीक, बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है 1716 में। तो आपको यहीं से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बंदा बहादुर की मृत्यु कब हो जाती है? 1716 में हो जाती है। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात होता क्या है कि सिखों का अब कोई जो है नेता हमारा नहीं होता है। जब नेता नहीं होता है तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ जो है हमारा डिवाइडेशन होगा। उस डिवाइडेशन में होता क्या है कि अब सिखों में जो है प्रचलन हो जाता है काहे का? सरबत खालसा का हो जाता है और गुरमत्ता का हो जाता है। दो भागों में जो है हमारा ये बट जाता है। बटने का मतलब क्या होता है कि बिना किसी भी हमारा राजनैतिक व्यक्ति न होना, ये हमको बता रहा है कि अब ये सिख राज्य कैसे चलेगा। तो यहाँ पर सरबत खालसा होती है और गुरमत्ता होती है। ध्यान रखना, साल में बैसाखी का दिन और दिवाली के दिन में ये जो है दोनों बैठकों का आयोजन होता था। इन बैठकों में होता क्या था कि जैसे सरबत खालसा है, सरबत खालसा में क्या होता है
है कि जितने भी सिख धर्म को लोग मानने वाले लोग होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। और गुरमत्ता क्या होता था, ये भी एक सभा होती थी। इसमें क्या होगा कि जो भी सब लोग आए हुए हैं उससे जो है हमारा निर्णय निकाला जाएगा कि आगे क्या होगा। तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सरबत खालसा क्या होता है और ये गुरमत्ता क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सरबत खालसा क्या होता है और गुरमत्ता क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, दल खालसा हमारा बनता है कब, 1748 में। इसके बाद दल खालसा बन जाता है 1748 में। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कपूर सिंह होता है, या करपूर सिंह कहीं पर आपको मिल जाएगा। ये जो है हमारा बन जाएगा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, राखी प्रथा का प्रचलन चालू हो जाएगा। राखी प्रथा इस समय जो राखी प्रथा का वैसे प्रचलन चालू होता है कब, 1753 में चालू होता है। राखी प्रथा ये जो सरबत खालसा है और ये हमारा जो गुरमत्ता है, इसी दौरान डिसीजन लिया गया था कि किसी हिसाब से अपने राज्य की जो है आमदनी बढ़ाया जाए। इसमें होता क्या था कि राखी प्रथा प्रचलन में होता क्या था कि जो गांव वगैरह होते थे उन गांवों से उपज का 1/5 भाग जो है इनको जो है देना पड़ता था सिखों को। ये इस वजह से देना पड़ता था ताकि जो है राज्य हमारा जो है मजबूत हो सके और हम आगे के लिए काम कर सकें। तो इतनी बात आज यहाँ पर जो है हमारी ये सिखों के लिए हुई है। बाकी अब इसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ है वो मैं अगले जो है तीसरे वीडियो में लेके आऊँगा, और संभवतः जो है ये हमारा तीसरा वीडियो कल आपको जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर कहीं पर कुछ ना दिख रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कि कहाँ पर क्या है। बाकी जो है आप लोग वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।